सो बेस्ड ऑन द सोलिबिलिटी हमने तीन टाइप कैटेगरी में सॉल्ट को डिवाइड किया। स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट जिनकी सोलिबिलिटी काफी कम होती है, मेनली उससे हमें डील करना है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं हम, AgCl एक स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है। दिस सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट, कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद Ag plus and Cl minus aqueous। जो हम सॉलिड सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, तो ये Ag plus Cl minus aqueous के साथ इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। और इस इक्विलिब्रियम में जब एग्जिस्ट करेगा, लेट्स इसके S मोल पर लीटर डिसॉल्व हो रहे हैं, S NS, Ksp by definition it is the equilibrium constant of this reaction। जो भी solubility reaction से उसका equilibrium constant है ये। So concentration of product, power coefficient or reactant is always solid salt। So Ksp is what? It is equilibrium constant when a solid salt exists in equilibrium with its ions in aqueous solution। So जो भी हमारे पास solid salt है वो aqueous solution में अपने ions के साथ equilibrium में, उस equilibrium का जो constant होगा that is Ksp, solubility product। Let's say if we have this type of salt, Ag2SO4, solid twice of Ag plus aqueous, sulfate, ये बनेगा Asp इसका होगा Ag plus power 2, sulfate power 1। क्लियर? अब इसके S मोल पर लीटर डिसॉल्व होंगे तो इसके बनेंगे 2S मोल और इसके बनेंगे 2S मोल। सो यहाँ पे पावर आएगा 2 पावर 2 S प्लस में S पावर 1, तो S 4S क्यूब will be Ksp। So this is the relation between solubility and solubility product। क्लियर? तो हमारा जो solubility है किसी भी सॉल्ट का वो S मोल पर लीटर लिया, S से डिनोट किया हमने, मोल पर लीटर कितने डिसॉल्व हुए, Ksp is equilibrium constant, उसको रिलेट किया है। फिर इसके डिफरेंट केसेस उसमें डिस्कस हुए थे। क्लियर? एक केस होगा solubility presence of, हमने ये देखा होगा Ksp for different types of salt, AB Ksp is S square। ये AB2 टाइप सॉल्ट है या A2B, एक आयन दो है, दूसरा आयन एक है, तो इसमें 4S क्यूब होगा। क्लियर? तो ऐसे अलग अलग सॉल्ट्स के लिए हमने देखा था। अच्छा, कितने बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर देखा है? हैंड रेज करो जल्दी से, हैंड रेज करो जितने बच्चों ने वीडियो लेक्चर देखा है। आई एम वेटिंग, मुझे एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितने बच्चे क्या हुआ है, नहीं तो मैं आगे जाते हूँ तुम्हारा हुआ ही नहीं हो। 14 स्टूडेंट्स, 15, 45 में से 15 16 स्टूडेंट्स ने देखा है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या करना है तुम बताओ, मतलब मैं क्या पढ़ाऊं फिर उसे क्या करूं? अंश, अश्विन, अथर, क्यों नहीं देखा? हर्षिता, क्या करना है? पढ़ाना है या क्या करूं बताओ जल्दी से। पढ़ाओ सर। नहीं मतलब फिर ये वापस से पढ़ा दूं सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूरा? नो सर। नो सर। तो जिन्हें नहीं देखा देख लो, क्योंकि यूजफुल हेडिंग है, तो नहीं तो समझ में आएगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उस पे बेस्ड। अब वो आधे बच्चों ने देखा, आधे ने नहीं देखा, सबका टाइम खराब होगा, पता नहीं क्या किया तुम लोगों ने। एक मुश्किल से 45-50 मिनट्स का था वो बस। तो मैं फिर आगे चलूं, अभी मैं होप करूं मतलब नेक्स्ट टाइम सब देख लेंगे उसको। यस नो बोलो जिन लोगों ने नहीं देखा, देख लोगे? यस सर। यस सर। ठीक है। तो मैं एक जो भी इसके बाद की हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है नेक्स्ट, वो फिर स्टार्ट कर रहा हूं अभी।
check the copy. देखो, it is a process to determine amount of a substance which present in a solution with the help of a known concentration solution. हमें करना क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से उसमें कुछ एसिड है, क्या मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से हमारे पास एक एसिड है, एक बेस है, दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन, मुझे ये तो पता है इसमें HCl प्रेजेंट है, बट इस HCl में कितना, इस सॉल्यूशन में कितना HCl है ये नहीं पता है. The substance is known, this is acid or base, but the amount of substance is unknown. अब हम क्या करेंगे, एक known substance लेंगे, known substance मतलब जिसका concentration known हो, इसे कहा जाता है titrating reagent. So इस एसिड में हम एक बेस ऐड करेंगे और तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, सारा का सारा H प्लस OH माइनस से रिएक्ट कर H2O नहीं बना देता है. जिस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा उस पॉइंट पर रिएक्शन रोक देंगे और ये चेक करेंगे कितना अमाउंट OH माइनस का था, जितना अमाउंट OH माइनस का था उतना H प्लस का प्रेजेंट रहा होगा. सो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा, दिस इज titrating reagent, known concentration solution, this is acid which is unknown concentration solution. Acid is known but their concentration is unknown. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हम देखकर तो बता नहीं सकते एसिड बेस रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, तो ये रिएक्शन कब कंप्लीट होगा ये हमें बताता है इंडिकेटर. इंडिकेटर इन प्रेजेंस ऑफ indicator which changes color after completion of reaction. जो रिएक्शन होने के बाद अपना कलर चेंज कर लेते हैं. शायद तुम लोगों ने 11th में जो 1-2 महीने प्रैक्टिकल्स कुछ हुए थे तुम्हारे जो ओपन हुआ था, याद है, पिंक कलर कलरलेस वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, कितने बच्चों ने किया था पिंक कलर कलरलेस? चलो, काफी लोगों ने किया, हाँ अच्छी बात है. तो वो जो कलर चेंज हो रहा था इंडिकेटर का, वहां पे हमने रिएक्शन को रोक दिया होगा. ठीक है, अब हमें इस हेडिंग में लिए देखना है कब कलर चेंज होता है, कौन सा इंडिकेटर किस टाइप के टाइट्रेशन के लिए सुटेबल होता है, वो सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है. बाय द वे, जस्ट एक मैं तुम्हारे क्लास के पहले 7:30 से आई थिंक एक मैच स्टार्ट हुआ था, वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वार्टर फाइनल. देखा किसी ने? कुछ थोड़ा बहुत बीच में ब्रेक मिला? सर मैंने देखा. तो काफी अच्छा मैच हो रहा था. सेमीफाइनल्स हाँ जीत गए सर 1-0 से. हाँ, क्वार्टर फाइनल जीते हैं 1-0 से. वही एक्चुअली मुझे वो फ्लैश मैसेज आया तो वो दिखा मुझे अभी मोबाइल पर. तो काफी अच्छा मैच था, मतलब 3 क्वार्टर तक तो मैंने भी पूरा देखा. 3 क्वार्टर तक इंडिया लीड कर रही थी 1-0 से, और ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक चैंपियन थी, लास्ट गोल्ड मेडलिस्ट थी, प्लस शायद रैंकिंग में भी फर्स्ट सेकंड रैंक थी. इंडियन हॉकी टीम 9th-10th पोजीशन पे थी और काफी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी बात है. चलो, और शायद फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन्स टीम, वुमेन्स हॉकी टीम 41 इयर्स में 41 इयर्स में पहली बार पहुंची है. वुमेन्स तो शायद पहली बार ही पहुंची. यस सर. मेंस हॉकी टीम 41 इयर्स में सेमीफाइनल पहुंची और वुमेन्स टीम तो पहली बार ही पहुंची है. चलो ठीक है, कल पीवी सिंधु का मैच कितने लोगों ने देखा था वैसे? सेमीफाइनल्स में हार गई. अरे कल ब्रॉन्ज मेडल मैच था ना, ब्रॉन्ज मेडल में किस दुनिया में रहते हो तुम? सेमीफाइनल में हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच था, वो जीता था कल. आज अच्छा, सुबह से. अच्छा मैच था वो भी. तो पहली इंडियन वुमेन है जिसने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, और ओवरऑल सेकंड. इसके पहले बॉक्सिंग में या कुश्ती में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, सुशील क्या थे, बॉक्सर थे या क्या थे? बॉक्सिंग में जीते था ना सुशील ने. रेसलिंग.
ठीक है, काफी प्राउड की बात है हमारे सर वेट लिफ्टिंग में भी सिल्वर मिला ना। हमारे मतलब कंट्री के लिए अभी 2 मेडल आए हैं इस ओलंपिक में और दोनों ही वुमेन ने जीते हैं। अच्छी बात है, 2 मेडल कम आए नो डाउट, बट दोनों ही वुमेन जीते, ये बहुत अच्छी बात है। चलो तो टाइट्रेशन पे हम वापस से मतलब ये जैसे थोड़ा बहुत, मैं नहीं बोलूँ कि बहुत ज्यादा क्रिकेट तो नहीं देखना चाहिए, क्रिकेट पूरे 8 घंटे का चलता है, बट जैसे वो 30 40 50 मिनट्स के मैच होते हैं, बैडमिंटन स्पेशली ये सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल, मतलब देखना चाहिए। इससे काफी बार होता है अंदर से एक मतलब मुझे पर्सनली एक वो आता है यार कि हाँ इतना कर रहे हैं, अपने को भी कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। टाइट्रेशन इसके बाद प्रेम दालवी एंड तोहिद सैयद प्रेजेंट तो नहीं हो? Equivalence point, the point in the titration process where the number of equivalent of acid and base are equal, moles of H plus equal to H minus. End point where we need to stop titration, where indicator changes color. Theoretically both, जहां पर H plus और H minus के मोल्स इक्वल हो गए, उसके जस्ट बाद 1 ml एक ड्रॉप ऐड करोगे, उसके बाद हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा। थियोरेटिकल कैलकुलेशन के लिए दोनों सेम ही होंगे। We get it just after
addition of 1-2 drop just after the point of equivalence. हो गया कॉपी? तो टाइट्रेशन कुछ और नहीं है, जस्ट नमस्कार। रिएक्शन. It is just a reaction between acid and base. Titrating reagent जिसको हम बाद में ऐड करें, जिसका कंसंट्रेशन नोन होगा. अब क्वेश्चन आता है, why we are studying this titration in this chapter? ऐसा क्या है आयोनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, जो तुम्हें यहाँ पे पता लगेगा. इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टी, they are generally weak organic acid or base. They have characteristics, color, in ionized and unionized form. सर स्क्रीन बहुत ब्लर है. स्क्रीन ब्लर हो रहा है, किसको? कंफर्म नो करो. सर क्लियर है. नो सर क्लियर है। क्योंकि अब तो मेरे एंड पे भी मुझे क्लियर दिख रहा है, इसलिए. चलो, वीक ऑर्गेनिक एसिड, वीक ऑर्गेनिक बेस, HIN वीक ऑर्गेनिक एसिड ले लिया हमने, INOH वीक ऑर्गेनिक बेस ले लिया. They can exist in equilibrium in this manner. और यदि वीक ऑर्गेनिक बेस होगा, INOH can exist in equilibrium with IN plus OH minus. IN stands for indicator, जो डिफरेंट हो सकते हैं कुछ कुछ.
चलो 1 मिनट बोर्ड पे देखो, फिर कॉपी कर लेना। वीक ऑर्गेनिक एसिड HIN, H plus IN minus upon HIN, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which is represented by KIN। वीक ऑर्गेनिक बेस है तो कुछ ये होगा, if we take negative log both the side, minus log of KIN equal to minus log of H plus minus log of IN minus upon HIN, कुछ इस फॉर्मेट में हमने ले लिया, इसका लॉग नेगेटिव लॉग अलग, इन दोनों का नेगेटिव लॉग अलग। दिस इज PKIN, दिस इज PH, सो PH इक्वल टू PKIN, ये PKIN हो गया, माइनस लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ IN माइनस अपॉन HIN। ये सिमिलर टाइप का इक्वेशन है जो बफर सॉल्यूशन के लिए आया था, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में भी कुछ वीक ऑर्गेनिक एसिड से हमने पीएच वगैरह कैलकुलेट किया था, और ये होगा तो POH इक्वल टू PKIN plus log of IN plus upon INOH। क्या इतना हमें समझ में आता है जितना बोर्ड पे किया है? Yes, sir. हो गया इतना कॉपी? वेदांत, विनीत, कॉपी कर लिया है? सर्वेश? Yes. Yes, sir. Yes, sir. देखो, अब मैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, क्यों इंडिकेटर कलर चेंज करता है, कैसे हमें इसका यूज करते हैं टाइट्रेशन में। दिस इज कॉल्ड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड आयोनाइज्ड फॉर्म, आयंस के फॉर्म में। फॉर एसिडिक इंडिकेटर दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिडिक फॉर्म, इसे एसिडिक फॉर्म भी कहते हैं। ये इसका कंजुगेट बेस है, बेसिक फॉर्म। यहाँ पर बेसिक फॉर्म ये होता, कंजुगेट एसिड, एसिडिक फॉर्म वो हो जाता। क्लियर? नाउ इट हैज टेंडेंसी टू शो डिफरेंट कलर इन आयोनाइज्ड फॉर्म एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। यहाँ पे शो करेगा कलर 1 और यहाँ पे शो करेगा कलर 2। क्लियर? If 90% or more than 90% iron minus exists in the solution, then solution can show color 2. If 90% or more than 90% HIN exists in the solution, then the solution can show color 1. अब percentage कैसे define होगा? Percentage define होगा IN minus upon IN minus plus HIN, इन दोनों का मिलाकर कौन कितना परसेंटेज है। दिस इज द परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म, परसेंटेज ऑफ आयोनाइज्ड फॉर्म
और तुम अनआयनाइज्ड फॉर्म के परसेंटेज में जाओगे तो HIN ऊपर हो जाएगा, IN माइनस नीचे आ जाएगा। क्लियर? 90% या उससे ज्यादा हुआ, एक रफ आइडिया 90, इट कैन बी 85, इट कैन बी 92 आल्सो। तो एक रफ आइडिया 90 के ये क्लोज होगा तो इसका कलर, 90 के ये क्लोज होगा तो इसका कलर। अब क्वेश्चन आता है, sir what if they are present in the ratio 30-70 40-60, then the solution will show mix of both color 1 and color 2। ना इसका कलर होगा ना इसका कलर होगा, उसे कहा जाएगा कलर ट्रांजिशन रेंज और पीएच रेंज ऑफ इंडिकेटर, जहां पे सॉल्यूशन ना इसका कलर शो करेगा ना इसका शो करेगा। क्लियर? क्या हम पीएच का कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं जब इसका कलर होगा? क्या हम पीएच का वो वैल्यू निकाल सकते हैं जब इसका कलर होगा, जब ये 90% या उससे ज्यादा, मतलब 10 टाइम्स ज्यादा इससे? जब ये 10 टाइम्स ज्यादा इससे तो हम 2 इससे पीएच के वैल्यू निकाल लेंगे पीकेआईएन के टर्म्स में। चलो वो भी देख लेते हैं हम, तो हमें पता लगेगा किस पीएच से ज्यादा पे इसका कलर, किस पीएच से ज्यादा पे इसका कलर। क्लियर? अच्छा ये बताओ, H+ तुम इंक्रीज करोगे, H+ इंक्रीज करोगे, क्या ये इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वीक एसिड का? Yes, sir. So on increasing H+, pH decreases, और pH डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का कलर कौन सा शो होगा? Color 1. कलर 1, लो Color pH 1. पर। और यहाँ पर जब H+ डिक्रीज करोगे रिएक्शन आगे शिफ्ट होगा, क्लियर? Color pH 2. इंक्रीज होगा तो कलर 2, हायर pH पे ये, लोअर pH पे ये। अब किससे हाई किससे लो वो भी हम देख लेंगे। क्लियर? मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, व्हाई इंडिकेटर चेंजेस कलर ओनली एट द पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस। जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तभी कलर क्यों चेंज करेंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया है? चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस, काफी कम डिसोसिएटेड रहेंगे, H+ काफी कम रहेगा इनका। ठीक है, अब लेट से मेरे पास एसिड है, क्लियर? मेरे पास ये एसिड है, इस एसिड में मैं बेस ऐड करूंगा और ये हम इसे हमें इसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है। हमने 1-2 ड्रॉप इसमें टाइट्रेटिंग रिएजेंट के ऐड कर दिए। जब टाइट्रेटिंग रिएजेंट के 1-2 ड्रॉप ऐड कर दिए हैं, हमारे पास एसिड है, H+ एक्सेस में है, सो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा, पहले वीक है ऊपर से फिर H+ आयन और आ गया, वीक एसिड से जो भी एसिड है उससे H+ और आ गया, क्या रिएक्शन कलर 1 शो करेगा, क्या बैकवर्ड शिफ्टेड रहेगा, ऐसा बोल सकते Yes, हैं sir. हम? तो कलर 1, लेट्स इसका रेड कलर है, क्लियर? कलर 1। अब रेड कलर है, हम इसमें बेस ऐड करना चालू करते हैं, ब्लू कलर। जब हम इसमें बेस ऐड करना स्टार्ट करेंगे, OH- जो हमारा एसिड है पहले से ही उससे रिएक्ट करेगा, और जैसे ही वो एसिड कंज्यूम हो गया पूरा का पूरा, फर्दर एडिशन ऑफ OH- कैन रिएक्ट दिस विद H+। ये वीक एसिड से Forward जो shifting. इससे भी रिएक्ट करने लगेगा वो, जैसे ही वो रिएक्शन कंप्लीट होगा, और इसका तो बहुत कम अमाउंट होता है, हमें सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप एक्स्ट्रा लगेगा NaOH का, बेस का। तो जैसे ही H+ कंज्यूम हुआ, रिएक्शन कहां पे शिफ्ट हो जाएगा? Forward. फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो कलर 1 से कलर 2 चेंज हो जाएगा। तो ये अपना कलर कहां पे चेंज करेंगे? जिस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा एसिड बेस का, क्योंकि अब वो ये H+ भी कंज्यूम हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड, जैसे ही 100% H+ कंज्यूम हुआ, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इज दैट ओके? इसलिए इसका काफी कम अमाउंट ऐड किया जाता है, ताकि जो एसिड हमारा ओरिजिनली प्रेजेंट है उसको ज्यादा अफेक्ट ना करे। और यदि बेस है स्टार्टिंग में और तुमने उसमें एसिडिक इंडिकेटर ऐड किया है, तो OH- ऑलरेडी H+ कंज्यूम कर चुका होगा, कलर 2 होगा। अब तुम उसमें जैसे से H+ ऐड करोगे, जैसे ही OH- खत्म हो गया और तुमने थोड़ा भी एक्स्ट्रा H+ ऐड किया, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो कलर 2 से कलर 1 पे चले जाओगे। क्लियर? So just mechanism how indicators are changing their color.
देखो आई एन माइनस अपॉन एच आई एन ग्रेटर देन 10, मतलब 90% या उससे ज्यादा रफली, क्लियर। सो पीएच था pKin प्लस log ऑफ दिस, सो log ऑफ दिस इज ग्रेटर देन 10, log 10 होता है 1, तो log 10 को 1 रखा, दिस क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन दिस, तो सॉल्यूशन किसका कलर शो करेगा, In माइनस का, क्लियर। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी जब pH इससे ज्यादा है, सेकंड पॉसिबिलिटी इफ In माइनस upon HIN is less than 1 by 10, means this thing acidic form is more than 10 times, clear, in comparison to this, तो ये let's say 12 है, ये 1 है, 1 by 12 less than 1 by 10, then solution can show color of HIN, और pH की बात करेंगे तो pH should be less than pKin log 1 by 10, हमारे पास फॉर्मूला था pH इक्वल टू pKin प्लस log ऑफ दिस, तो ये log यदि 1 by 10 रखेंगे तो -1, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1 by 10, तो वो -1 से भी कम, pKin -1 से भी कम, pH एक केस आ रहा है pKin +1 से ज्यादा, एक केस आ रहा है pKin -1 से कम, तो व्हाट इफ वी हैव pH इन बिटवीन दिस टू, मतलब ना ये 10 से ज्यादा है ना ये 1 by 10 से कम है, दोनों बीच में है कुछ। थर्ड केस, इफ In minus upon HIN is greater than 1 by 10 but less than 10, Transition color. then solution can show mix of color which is called color transition range, CTR, और pH range of indicator, यहाँ पे pH होगा pKin -1 से pKin +1 के बीच में, कलर ट्रांजिशन रेंज ना कलर 1 ना कलर 2, दोनों के बीच का कलर, pKin -1 pKin +1, यहाँ पर एक कलर होगा, लेट से कलर 1, कुछ भी हो तो कलर 1 कलर 2, यहाँ पे होगा सेकंड कलर कलर 2, एंड दिस इज CTR कलर ट्रांजिशन रेंज। जब हम यहां से यहां पर जाएंगे कलर 2 से कलर 1 पे, दोनों का मिक्स कलर मिलेगा, फिर कलर 1 आएगा एंड वाइस वर्सा। और ये pKin -1 pKin +1 कंसीडर किया गया रेशो 10, इट कैन बी 12, इट कैन बी 15, इट कैन बी 7 आल्सो, डिपेंड्स ऑन केस टू केस।
कुछ एग्जांपल्स, वेल नोन एग्जांपल्स, phenolphthalein, first one HPH, colorless pink color, ionized form pink color, unionized form colorless. चलो इसका pH रेंज मैंने तुम्हें बताया 8.3 to 10, ये हमें याद रखना है। क्या बता सकते हो ये 8.3 से कम पे होगा या 10 से ज्यादा पर होगा? एक होगा 8.3 से कम पर, एक होगा 10 से ज्यादा पर। कौन सा कहां 10 पर से लेंगे हम? ज्यादा। कौन सा 10 से ज्यादा पे ले लूं? इसको क्या करना है? pH should be greater than 10। greater than 10। पक्का? क्यों? क्या रीजन? जितना ज्यादा हमारे पास, जितना कम H+, उतना रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो पिंक कलर। कम H+ मींस pH इज मोर ग्रेटर देन 10। अब जितना ज्यादा H+ होगा मतलब pH कम होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड बैकवर्ड। शिफ्ट। तो यहाँ पे आएगा लेस देन 8 पॉइंट। तो जस्ट लीच इक्विलेट से जा सकते हो। ग्रेटर द H+, reaction will shift in backward direction. Greater the H+, lesser the pH. Lesser the H+, greater the pH, reaction will shift in forward direction. जितने भी इंडिकेटर्स हैं, मतलब मेनली 4 इंडिकेटर्स हैं हमारे सिलेबस में जो हमारे काम के, जिनका पीएच रेंज हमें याद रखना है, कलर ट्रांजिशन रेंज याद रखना है। MUH एक बेसिक इंडिकेटर है। तो बताएगा क्या कलर होगा इसका, MUH का? येलो और ऑरेंज एंड रेड। पीएच रेंज 3.1 टू 4.4। अच्छा, इसका पीएच जो रेंज है ना, ये एक रफ ये होता है 3.1। काफी बुक्स में तुम्हें 3 भी मिल सकता है, 3.0 मिल सकता है, 3.2 मिल सकता है। सो 0.1 0.2 का आगे पीछे चीजें हो सकती है। उसका रीजन ये है, हम बोलेंगे, तुम बोलोगे मुझे रेड कलर ऑब्जर्व हो गया, ये पीएच ठीक है, इसका रेंज ये आ गया, मुझे रेड कलर प्रॉपर्ली दिख रहा है। मैं बोलूंगा अभी भी रेड कलर उतना डार्क नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। सो इट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो अलग अलग वे में हम उसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि कलर एक मिक्स ऑफ कलर से हम कब रेड कलर पे जाने, एक सब्जेक्टिव थिंग हो गई। मतलब हमें एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं हो कि हाँ 100% रेड है। 100% रेड तो फिर कभी भी नहीं होगा। इवन ये 99% होगा तब भी 1% तो होगा। बट हम किसको एज्यूम करें कि हाँ हमें रेड ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। इससे थोड़ा सा वैल्यू वेरी कर सकता है अलग अलग बुक्स में। चलो, ज्यादा H+ OH- कंज्यूम होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे pH ग्रेटर देन 4.4, यहाँ पे pH लेस देन 3.1।
इसके अलावा फिर दो इंडिकेटर हो रहे हैं जिसका सिर्फ तुम्हें पीएच रेंज याद रखना है, कलर डिटेल में नहीं जाना है। मिथाइल रेड पीएच रेंज 4.1 to 6.2, ब्रोमो थायमोल ब्लू BTB, इसका पीएच रेंज होता है 6 to 7.7। सर हम्म सर मतलब ये कलर 1 और कलर 2, ये कलरलेस पिंक, ये 4 ही कलर याद रखने हैं। हाँ, बाकी का फिर कुछ यूज आएगा तो पूछा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी। सिलेक्शन criteria for indicators।
कॉपी क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूं? सर सर वो जो नीचे टेबल है वो हमें याद रखना है। बताता हूँ, कॉपी कर लिया तुमने? यस सर। Selection criteria for indicators. Whole pH range of indicators should be covered during the titration process. Let's say मैं titrate कर रहा हूँ Na2CO3 को HCl से। Na2CO3 एक salt है, weak base, weak acid, strong base, basic nature का। HCl एक strong acid है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे NaCO3, पहला H प्लस होगा 11 से 8। तो 11 से 8 के बीच में हम यदि इसको टाइट्रेट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए, तो कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा? वो इंडिकेटर सुटेबल होगा जिसका पूरा का पूरा पीएच रेंज इसके बीच में कवर हो रहा है। सो मिथाइल एचपीएच ऐसा इंडिकेटर है जिसका 8.3 टू 10 है जो इसके बीच में कवर हो रहा है, तभी तो कलर चेंज होगा ना इंडिकेटर का। यदि मैं उसके पीएच रेंज, लेट्स से ये पीएच रेंज है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक हम यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे कलर चेंज होगा ही नहीं। यदि हम ये कलर 1 कोई भी एक कलर, ये सेकंड कलर, तुम यहाँ से यहाँ पे पीएच चेंज कर रहे हो, नो कलर चेंज। यहाँ से यहाँ कर रहे हो, नो ऑब्जर्वेबल पीएच कलर चेंज, मिक्स ऑफ कलर पे आ गए। तो हमें एक एंड से दूसरे एंड पे जाना होगा, फर्स्ट क्राइटेरिया। क्लियर? सेकंड क्राइटेरिया, the end point of pH range of indicator should be close to end point pH of the titration. मैं 11 से 8 पे आ रहा हूँ, 8 के क्लोज होना चाहिए, जैसे उसका 8.3 है। क्लियर? जैसे मैं 11 से 3 पे आता डायरेक्ट H2CO3 पे, तो पता है 11 to 3 में HPH 8.3 to 10 कवर हो रहा है, बट 8.3 is not close to 3। तो इसके लिए सुटेबल इंडिकेटर होता है, यदि हमें ये बनाना है फाइनली, तो सुटेबल इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज, MUH। क्लियर? क्योंकि 3.1 क्लोज टू 3 है। तो जो भी एक एंड है हमारा फाइनल पीएच जिस पे हम जा रहे हैं, उसका पीएच और इंडिकेटर का CTR कलर ट्रांजिशन रेंज का पीएच एक वैल्यू उसके क्लोज होना चाहिए। इतना क्लियर है? यस सर। थर्ड क्राइटेरिया, द मिड पॉइंट ऑफ कलर पीएच रेंज। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक वीक एसिड वीक बेस को टाइट्रेट करता हूँ। जब मैं वीक एसिड वीक बेस को टाइट्रेट करूंगा, मैं पीएच पे जाऊंगा वीक एसिड 3 से वीक बेस 10 पर। क्लियर? 10 11 पर कुछ पर। सो 3 और 10 13/2 इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा 6.5। सो 6.5 कौन से इंडिकेटर का मिड पॉइंट है? ब्रोमोथाइमल ब्लू का है क्या? 6 से 7.7 अप्रोक्सीमेटली। तो इसके लिए ब्रोमोथाइमल ब्लू होगा सुटेबल। तो 3 क्राइटेरिया हमारे पास, इनका जो एवरेज वैल्यू है और सीटीआर का जो एवरेज वैल्यू है वो क्लोज होना चाहिए एक दूसरे के। अब क्या तीनों क्राइटेरिया हर बार फुलफिल करने हैं? नो। हमें यदि स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, सिर्फ फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करना है। दोनों में से कोई भी एक वीक है, वीक एसिड, दोनों यदि दोनों ही वीक है, वीक एसिड वीक बेस है, तो हमें फर्स्ट और थर्ड क्राइटेरिया फुलफिल करना है, मतलब उसके लिए बीटीयू वाला इंडिकेटर सुटेबल होगा। और यदि दोनों में से कोई एक वीक एक स्ट्रॉन्ग है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल करना है। मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा। और ये टेबल रफली तुम्हें याद रखना है ना कि ये अप्रोक्सीमेट पीएच होते हैं। इसके बिना कलर सिलेक्ट करना, मतलब इंडिकेटर का सिलेक्ट करना मुश्किल होगा। कॉपी कर लिया है सभी ने इतना? यस सर। यस सर। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। HCl वर्सेस NaOH, NaOH वर्सेस HCl, मतलब एक बार टाइट्रेटिंग एजेंट NaOH, एक बार HCl है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। सो इसके लिए ऑल इंडिकेटर्स आर सुटेबल, जितने भी इंडिकेटर्स हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि पीएच जा रहे हैं 1 से 13, 13 से 1,
फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल करना है 1 से 13 के बीच में, तो सारे पीएच रेंज कवर हो जाते हैं. So all indicators are suitable for the first example. Second example, HCN versus NaOH. pH HCN का हमें pH रफली पता होना चाहिए. वीक एसिड 3 से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं 13 पर. कौन सा इंडिकेटर सुटेबल होगा? First and second criteria need to be fulfilled. When one is weak, one is strong. So third criteria, first and second, one end should be close to 13. So HPH is suitable. आ रहा है समझ में? सेकंड केस. यस सर. और यदि हम अपोजिट कर दें, NaOH वर्सेस HCN कर दें, तब क्या होगा? हम जाएंगे 13 से 3 पर. सो फाइनल pH विल बी 3 क्लियर. तो अब 3 के क्लोज किसका एंड पॉइंट, कौन से pH रेंज होगा? किसका कलर ट्रांजिशन रेंज है 3 के क्लोज? मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज. तो ये सुटेबल होगा. तो जब एक वीक है तो हमें देखना है फाइनल pH के क्लोज कौन सा है. HCN versus NH4OH both are weak. तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू सुटेबल होगा, क्योंकि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस जब बनेगा दोनों 100% न्यूट्रलाइज होंगे. pH is close to 7 और उसका pH CTR मिड पॉइंट 7 के क्लोज होता है. 6 से 7.7 का एवरेज. क्या एग्जांपल समझ में आ रहे हैं हमें? If we are going to titrate Na2CO3 versus HCl, तो दो इंडिकेटर यहाँ पे सुटेबल होंगे. If you are getting NaHCO3, तो HPH is suitable. If you are getting NaH2CO3, दोनों H प्लस यहाँ पे ऐड हो गए, then MEOH is suitable. या ये बोले MEOH के प्रेजेंस में कलर चेंज होगा यहाँ पर, HPH के प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाएगा यहाँ पर. ये चैप्टर मेरे एंड से एक बार का कंप्लीट हो चुका है. नो डाउट अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना लास्ट 2 हेडिंग पे बाकी है. तो इस वीक में हमारे 2 लेक्चर हैं, शायद उसमें हम प्रैक्टिस और बुकलेट डिस्कशन ही कर रहे होंगे. पहले तो नेक्स्ट क्लास में आने के बाद कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करा दूं अपने एंड से. सॉलिबिलिटी वाला पार्ट पढ़ लेना, ठीक है. और होमवर्क में है एलिमेंट्री आयनिक इक्विलिब्रियम 2 जो पहले भी था, आयनिक इक्विलिब्रियम 3. तुम एक बार देखोगे वीडियो लेक्चर नोट्स बना लोगे तो फिर वो बन जाएगा तुमसे. सो पूरा बुकलेट आयनिक इक्विलिब्रियम एलिमेंट्री क्लियर. एडवांस का नेक्स्ट लेक्चर के लिए मैं सिर्फ अभी इतना दे रहा हूं, आयनिक इक्विलिब्रियम 1 कंप्लीट जो पहले भी दिया था. सो एलिमेंट्री में पूरा डिस्कस करूंगा, आयनिक इक्विलिब्रियम एडवांस का डिस्कस करूंगा, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ डाउट्स को ही मैं देने वाला हूं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना. कुछ क्वेश्चंस अपने एंड से भी कराऊंगा मैं. इसके बाद चैप्टर वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, बट मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा लाइट चैप्टर ले लें हम. तो लाइट चैप्टर में ये रहेगा कि एकदम से 2 हेवी चैप्टर नहीं होंगे. इसके बाद कौन सा होगा? देखते हैं, मतलब वैसे मतलब सीक्वेंस वाइज जाएंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होना चाहिए, बट एक छोटा चैप्टर बीच में उठा लेंगे, थोड़ा लाइट चैप्टर, फिर इलेक्ट्रो करेंगे. चलो सेशन एंड कर दो फिर मैं आज का. यस सर.